नमस्कार साथियों। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज जो कवि हमारे साथ हैं वो हिंदी कविता में एक चिरपरिचित महत्वपूर्ण नाम रखते हैं। नाम व हैसियत के साथ साथ ही इनके पास एक आलोचक मन, एक लेखक तो मौजूद है ही, पर इनकी कविताओं की जो विविधता है दरअसल इनके व्यक्तित्व को भी वर्सटाइल बनाती है। साथियों, हाल ही में राजकमल प्रकाशन से बोधिसत्व जी की कविताओं का चौथा संकलन खत्म नहीं होती बात प्रकाशित हुआ है। संकलन के शीर्षक जैसा ही खत्म नहीं होती बात, बोधिसत्व की बात भी खत्म नहीं होती। फिर वह कविता हो, फिल्म जगत हो, साहित्य हो, समाज हो, हर तरह के चिंतन में, समसामयिक चिंतन में वो न केवल भागीदारी निभाते हैं बल्कि लगातार संवाद कायम करते हैं। कहीं आम आदमी के जीवन की जो त्रासदियाँ हैं या जो रिश्तों की स्मृतियाँ हैं, कहीं गांव है, कहीं नदी है, नदी घाट है, प्रेम का उहापोह है, डूबा उतराता मन है, बोधिसत्व की कविताओं में सब कुछ बड़ी सहजता से चले आते हैं। दीदी हो, पिता हो, नानी हो, इन सब पर यानी कि रिश्तों की गर्माहट पर बोधिसत्व ने बेहतरीन कविताएं लिखी हैं। और यही वजह है कि मैंने अपनी श्रृंखला में बोधिसत्व की 5 कविताओं को पढ़ने का मन बनाया। इन कविताओं में गहन संवेदना की अनुभूति के साथ साथ एक सामाजिक जवाबदेही मुझे लगातार खनकती रही और इसीलिए मैंने महत्वपूर्ण समझा कि मैं ये आप शोधार्थियों के साथ साझा करूं, क्योंकि जो जिम्मेदारी, जो जवाबदेही इनकी कविताएं बखूबी निभाती हैं, बोधिसत्व इसीलिए समकालीन दौर में अपने समकालीन साथियों में, कवियों में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शुरुआती दौर में भी आलोचना में इनकी बेहद प्रभावशाली कविताएं प्रकाशित हुई थी और उसके बाद लगातार ये लिखते रहे। सिर्फ कवि नहीं, ऐसा इनका पहला संकलन आ चुका था। आज मैं अपनी पसंद की उनकी 5 कविताएं आपके सामने रखूंगी और उन कविताओं के बहाने हम कवि बोधिसत्व के व्यक्तित्व से, उनकी रचनाधर्मिता से परिचित होंगे। साथियों, मेरी पसंद की 5 कविताओं में पहली कविता है कोई चिन्ह नहीं। पिता की स्मृतियों में बोधिसत्व जी ने बहुत बेहतरीन कुछ एक श्रृंखला सी बनती है कविताएं लिखी हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा मैं आपको सुनाती हूँ। कोई चिन्ह नहीं है पिता, अब घर में कोई चिन्ह नहीं है तुम्हारा, सब धीरे धीरे मिट गया। कुछ चीज़ों को ले गए महापात्र, कुछ जला दी गईं। तुम्हारा चश्मा पड़ा रहा तुम्हारे तहखाने में, कई महीने फिर किसी ने उसे चुपके से गंगा में प्रवाहित कर दिया। तुम्हारे जूते, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी टोपियाँ सब कहाँ खो गईं, जो खोजने पर भी नहीं मिलती। जब तुम थे तब घर कैसे भरा था तुम्हारी चीज़ों से, सब तरफ तुम होते और तुम्हारी चीज़ें होती। जब तुम यहाँ नहीं होते वहाँ से भी आती थी तुम्हारी आवाज़। तुम्हारी पोथियाँ, तुम्हारी डायरियाँ, तुम्हारी कलमें, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे बाल सखा सब कहीं गुम हो गए। याद करता हूँ कितने तो गमछे थे तुम्हारे, कितने कुर्ते, कितनी चुंदानियाँ, कितने सरौते, पर खोजता हूँ तो कुछ भी नहीं मिलता घर में कहीं। जैसे किसी साजिश के तहत तुम्हारी चीज़ों को मिटा दिया गया हो, घर से, धरती से। ले देकर बस एक चीज़ बची है जो लोगों को याद दिलाती है तुम्हारी, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ तुम्हारा सबसे छोटा बेटा। पता नहीं क्यों लोग मुझे नहीं करते प्रवाहित, नहीं कर देते किसी को दान। बेहद मार्मिक पंक्तियाँ हैं ये, और ये कविता भी बहुत ही प्रेम, वत्सल, करुण, मर्म का मिला जुला सुंदर संयोजन है यह कविता। एक बेटे को समर्पण है अपने पिता के प्रति यह कविता, और पिता की सुधियों, स्मृतियों से लबालब एक बेटा अपने जीवन में रोम रोम में पिता की सुधियों को पाता है
उसकी सुधियों का संग्रहालय सा बसा हुआ है पुत्र के मन और जीवन में। और वह कहता है कहाँ कहाँ से हटाया और मिटाया गया, लेकिन एक मैं हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी निशानी, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान, और तुम्हारे बगैर बहुत बार इतना भावुक हो जाता हूँ कि मन डूबने उतराने लगता है और लगता है कि जैसे हर चीज़ यहाँ वहाँ दान कर दी गई, मुझे कब प्रवाहित किया जाएगा, मैं कब दान कर दिया जाऊँगा। मतलब तुम्हारे बगैर, तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरी उपस्थिति मुझे खलती है। तो एक पुत्र का ये समर्पण है, बेहद ही मानवीय संबंधों को लेकर, रिश्तों की गर्माहट को लेकर बेहतरीन कविता है ये। दूसरी कविता, ऐसा तो नहीं था, दिन भर खट कर सो रही, बाल बिखरे हैं, चूड़ियाँ तितर बितर हैं, हाथों पर बर्तन मलने का निशान है, कुहनी पर लगा थोड़ा पिसान है, नाखूनों पर कोई रंग नहीं है, पैरों में पड़ रही हैं बिवाइयाँ, माथे की बिंदी खिसक कर बगल हो गई है, ऐसा लगता है कुछ सोचते सोचते सो गई है। कुछ साल पहले ऐसा न था, कुछ साल पहले ऐसा न था, यही उंगलियां होती थी कैसी, मूंगे की टहनी जैसी, यही ललाट था स्वर्ण पट्टिका सा जगमगाता, यही करतल थे पद्म से सजे धजे, यही चरणतल थे पल्लव से रक्तिम, यही नाखून थे दीपमाला से कुंदन से दिप दिप करते, यही केश थे महमय लहराते नागफनी से। कुछ साल पहले ऐसा ना था। घर संवारने में उलझ गई है ऐसे कि अपने को सजाने का ध्यान ही नहीं रह गया। घर संवारने में उलझ गई है ऐसे कि अपने को सजाने का ध्यान ही नहीं रह गया है। बदल गई है घर बसा कर इसकी दुनिया, सोई है खटकर दिन भर। ऐसा तो नहीं था। ये कविता बेहतरीन कविता है, समर्पित उन सारी घरैतिनों को। इस कविता में अवध की खनक है, हमारी बोली भाषा की गमक है, और सारी घरैतिन गृहस्थिन जो गृहस्थ की साज संभार में खुद की देखभाल, प्रेम, खुद से प्रेम परवाह भूल जाती हैं, तो उस बिसरने को, उस भूलने को और घर की साज संभाल और अपनी जिम्मेदारियों में कुट कर पिस कर धीरे धीरे अपने उम्र को महीन करती हुई स्त्रियां बोधिसत्व को याद हैं। तो सैल्यूट है ऐसे पुरुष कवि को कि जो स्त्री की उस सतत यात्रा का साखी बनता है, और न केवल उस सतत यात्रा का साखी बन रहा है, सहधर्मी है, और साथ साथ प्रामाणिक तौर पर उसका दस्तावेजीकरण कर रहा है अपनी कविता में, और उसके अनुभवों को, उसके उस अनुभव संसार को, उसके सुरुचिपूर्ण व्यवहार को और अपने गृहस्थ को लेकर जो वो सतर्क है, सचेत है, उसको चिन्हित कर रहा है। यही खूबी है बोधिसत्व की और उनकी कविताओं की। तीसरी कविता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ले लो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ले लो, अपने भीतर मैं ठंडा हो जाऊं और तुम्हें दे दूं अपनी सारी ऊर्जा। तुम मुझे कुछ दो या न दो, युद्ध का आभास दो। तुम मुझे कुछ दो या न दो, युद्ध का आभास दो। अपने नाखून, अपने दांत धसा दो मुझ में, छोड़ दो अपनी सांस मेरे भीतर। तुम मुझ में तापो, तुम मुझे छुओ, इतनी छूट दो कि तुम्हारे बालों में उंगलियां फेर सकूं, तोड़ सकूं तुम्हारी उंगलियां, नाप सकूं तुम्हारी पीठ। तुम मुझे कुछ पल, कुछ दिन की मोहलत दो। तुम मुझे कुछ पल, कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारे खेतों में बो दूं कविता और खो जाऊं तुम्हारे जंगल में। एक बानगी देखने पर तो यह कविता साथियों ऐसा लगेगा आपको कि स्त्री के सौंदर्य पर या स्त्री की मोह में लुब्ध है कवि, आसक्त है कवि, स्त्री की देह गंध और रूप आकर्षण से बिंधा हुआ है कवि। लेकिन नहीं, ये कविता मुझे कविता की रचना पर प्रक्रिया लगती है, उसकी संरचना में उलझा हुआ है कवि, और उसी ताप से वो कहते हैं ना कि उस माटी को सान कर, सिझा कर,
उस ताप से सिझाकर और अपने श्रम बिंदुओं से, अपने पसीने की महक से, गमक से उसको वो सराबोर कर देना चाह रहा है। और फिर कविता की रचना धर्मिता यहीं ख़त्म नहीं होती, उसकी सृजनात्मकता और दूर तक, आगे तक आपको ले जाती है जब वह कविता को बोने की बात करता है, कविता के बीजारोपण की बात करता है, कविता के को पुष्पित पल्लवित होने की मंशा उसके मन में है। तो वो गजब की खूबसूरती है कि एक तरफ स्त्री है लगता है और दूसरी तरफ उसकी रचना। स्त्री उसकी रचना स्वरूप है और रचना स्त्री स्वरूप है। तो एक मानवीकृत, जिसको कहते हैं, हम लोग शोधार्थियों को पढ़ाते रहे हैं कि एक मानवीकरण सा रच रहा है कवि कि रचना और स्त्री पैरेलल खड़ी हैं। स्त्री में भी वह उतना ही मुग्ध है और वो स्त्री रूपी कविता, उस कविता से भी वह पूरी तरह से संलग्न है और उससे जुड़ा हुआ, उसकी लाग लगाव से जुड़ा हुआ, उसी में रचा बसा डूबा हुआ, उससे उभर कर कुछ नया सृजन कर रहा है, कुछ नया रचने की चाह है। तो बोधिसत्व की कविता बेमिसाल थी। अगली कविता बड़ी अजीब बात है, ये कविता वो उनके मुंह से भी लोगों ने सुनी है, सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने पढ़ी है। बड़ी अजीब बात है, जहाँ नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ, वहीं पाना चाहता हूँ मैं अपने सवालों का जवाब, जहाँ लोग वर्षों से चुप हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, चुप हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, चुप हैं कि क्या होगा बोलकर, चुप हैं कि वे चुप्पीवादी हैं। मैं उनकी आंखों में अपने को खोजता हूँ जिनमें कोई भी आकृति नहीं उभरती। मैं उन्हीं आवाज़ों में चाहता हूँ अपना नाम जिनमें नहीं रखता मायने नामों का होना ना होना। मैं उन्हीं का साथ चाहता हूँ जो भूल जाते हैं, मैं उन्हीं का साथ चाहता हूँ जो भूल जाते हैं मिलने की ठीक बाद कि कभी मिले थे किसी से। बड़ी अजीब बात है, जहाँ नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। साथियों, यही आज की वास्तविकता है और इस वास्तविकता को इतने निर्भीक रूप से, इतने साहसी ढंग से कविता में बयान कर रहे हैं बोधिसत्व। ये एक तरह की औपचारिकता है जो रिश्तों में जो हम परिचय बनाते हैं, संबंध गांठते हैं और फिर उसके बाद उसके निबाह की बात नहीं करते। मिलन संयोग है पर पुनर्मिलन आपकी इच्छा है, आपका मन है। तो वो लगाव कहीं धीरे धीरे अलगाता जा रहा है, वो औपचारिकताओं में चीज़ें बदलती जा रही हैं। संबंधों का इतना औपचारिक होते जाना कवि को रुचिकर नहीं है निश्चित तौर पर, क्योंकि वह एक्स्ट्रा सेंसिटिव है और वह इन चीज़ों को देख रहा है कि ये मेरी ज़िद, ये मेरा हट कब ख़त्म होगा, ये बच्चों सी ज़िद, ये मासूमियत मेरी कब ख़त्म होगी और ये दुनियादारी को मैं कब समझूंगा, इन लोगों को मैं कब समझूंगा कि ये तो ऐसा ही था शाश्वत हमेशा से। जब जिसको जैसी ज़रूरत पड़ी उसने वैसे संबंध गांठा और बनाया और छोड़ दिया, मुक्त हो गया। तो उसके मुक्त हो जाने में कवि कहीं अपने को जुड़ा हुआ पाता है, तटस्थ नहीं होने पाता, और यही कवि की कविता की भी खूबी है। पांचवी कविता, पता नहीं क्या खो गया है। बड़ी अच्छी कविता है, मुझे विशेष तौर पर पर्सनली बहुत व्यक्तिगत रूप से मुझे ये कविता पसंद है। पता नहीं क्या खो गया है, कल शाम से लग रहा है ऐसा। कमरे में ढूंढता हूँ, बाजार में, दुकानों में, सभाओं में, अस्पतालों में खोजता हूँ। कभी न गए शहरों में, दोस्तों से चिट्ठी लिखकर पूछता हूँ कि उनकी जानकारी में मेरा कुछ वहाँ तो नहीं रह गया है। छूटे छिटके बिखरे होने का एहसास, एलियनेशन जिसे कहते हैं हम, आइसोलेशन जिसे कहते हैं, कवि को वो एहसास साल रहा है। याद करने की कोशिश करता हूँ पर याद नहीं आता कि क्या खोज रहा हूँ। याद करने की कोशिश करता हूँ पर याद नहीं आता है कि क्या खोज रहा हूँ। बर्फ की मार खाई फसलों में तो कुछ नहीं खो गया है। बिक चुकी किसी किताब के बीच में, मुद चुकी पिता की आंखों में, या पता नहीं
कहाँ खो गया है, कुछ खो गया है। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या खो गया है जिसके बिना श्रीहीन लग रहा है सब कुछ, कि अपनी आभा ही, अपनी चमक ही, दीप्ति ही, जीवन से वो स्वाभाविकता ही ख़त्म होती जा रही है। वो जीवन की वो जो उत्साह था, वो जो जोश था, जो रंग और नूर था, ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा क्या खो गया है जिसके बिना श्रीहीन लग रहा है सब कुछ। सोते जागते भागम भाग में पता नहीं कब कैसे खो गया है, जिसे ढूंढता फिर रहा हूँ। अपने भीतर भी जहाँ झांकता हूँ, अंधेरा ही अंधेरा फैला, कुछ भी ढूंढ पाना संभव नहीं। फिर भी ढूंढ रहा हूँ, फिर भी ढूंढ रहा हूँ लगातार। बेहतरीन कविता है साथियों। दरअसल ये शोध धर्मी कविता है। सतत खोजी की तरह खुद को ही तमाम वस्तुओं से जुड़ी हुई चीज़ों से, जीवन की दिनचर्या में, आपाधापी में खुद को ही हम खो चुके हैं और कवि ढूंढ रहा है शिद्दत से। ये कविता हालांकि श्रृंखला में 6वीं कविता है, पर इस कविता का मोह मैं छोड़ नहीं पाई। छोटी सी कविता है, सुनाऊंगी। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता हूँ। ये कविता मुझे अच्छी लगी थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसे साझा किया था। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ कोई उधार, जोड़ता जाता हूँ पाई पाई का हिसाब। छोटा आदमी हूँ, बड़ी बातें कैसे करूँ। आप देख रहे हैं एक सरकज़म, एक व्यंग्य है, एक करुण चोट है। बड़े बड़े कद्दावर लोगों, महानायकों की श्रृंखला में, महानायकों की दुनिया में, इस ज़माने में जब हर कोई अपनी बड़प्पन को ढो रहा है, कवि छोटा होने का एहसास अपना जता रहा है, बता रहा है। छोटा आदमी हूँ, मामूली होना बेहद कठिन है, और होना तो ठीक, और उसे जाहिर करना बड़े जोखिम का काम है, बड़े साहस का काम है। बोधिसत्व ये काम कर रहे हैं। छोटा आदमी हूँ, बड़ी बातें कैसे करूँ, माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं कर पाता हूँ, छोटे छोटे दुखों से उबर नहीं पाता हूँ, पाव भर दूध बिगड़ने पर कई दिन फटा रहता है मन। आप देख रहे हैं शब्द चित्र, कितना सुंदर वाक्य बिंब है, कितनी सुंदर वाक्य संरचना है। कई दिन फटा रहता है मन, कमीज पर नन्ही खरोंच देह के घाव से ज्यादा देती है दुख। कमीज पर नन्ही खरोंच देह के घाव से ज्यादा देती है दुख। एक खराब मूली बिगाड़ देती है खाने का स्वाद। एक चिट्ठी का जवाब नहीं देने को याद रखता हूँ उम्र भर। छोटा आदमी हूँ और कर ही क्या सकता हूँ, सिवाय छोटी छोटी बातों को याद रखने के। बोधिसत्व तो मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरी भी एक कविता है गुल्लक। खनखना कर उन्हें देख लेती हूँ जब तब, कि ये छोटी छोटी बातें ही कभी बड़ा काम दे जाएंगी। तो ये छोटे छोटे जो भाव हैं, छोटी छोटी जो जुड़ाव हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, घटनाएं हैं, ये हमारी सुधियों का, स्मृतियों का, संवेदन का, मर्म का, हमारे अनुभव का सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा सबसे बड़ा बल है, संबल है, और जिसे मैं भी इसी तरह जीती हूँ, बोधिसत्व भी इसी तरह जी रहे हैं कि उस छोटी छोटी बात को भुला नहीं पाते। 100 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम जीरा छींट जाने से तबाह नहीं होती जिंदगी, पर क्या करूँ, छोटे छोटे नुकसानों को गाता रहता हूँ, हर अपने बेगाने को सुनाता रहता हूँ अपने छोटे छोटे दुख। क्षुद्र आदमी हूँ, इनकार नहीं करता एक छोटा सा ताना। क्षुद्र आदमी हूँ, इनकार नहीं करता एक छोटा सा ताना, एक मामूली सी बात, एक छोटी सी गाली, एक ज़रा सी घात काफ़ी है मुझे मिटाने के लिए। मैं बहुत कम तेल वाला दिया हूँ, स्नेह जिसे न मिला हो, जो स्नेह से वंचित हो, जो समादृत न हुआ हो, जिसका सम्मान होना चाहिए और वो सम्मानित न हो रहा हो, जिसे इतनी घोर उपेक्षा मिली हो, अनदेखा होना जिसे बर्दाश्त न होता हो और बार बार अनदेखा किया जा रहा है।
बड़ी ही मार्मिक कविता है ये, और वास्तविक कविता है, सच्ची कविता है। कविता अच्छी हो ना हो, सच्ची होनी चाहिए, और इस कविता में हर हर्फ दर हर्फ सच्चाई झलकती है, और कवि का आत्मस्वीकार उसे बहुत बड़ा बनाता है, भले ही वो बार बार बयान करता है कि मैं छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। मैं बहुत कम तेल वाला दिया हूँ, हल्की हवा भी बहुत है मुझे बुझाने के लिए, छोटा हूँ पर रहने दो, छोटी छोटी बातें कहता हूँ कहने दो। छोटा हूँ पर रहने दो, छोटी छोटी बातें कहता हूँ और कहने दो। आज हम बोधिसत्व की 5 कविताओं के रसास्वादन कर रहे थे। साथियों, शोधार्थियों, इन्हीं 5 कविताओं के साथ अगली कड़ी में हम किसी और कवि के साथ होंगे। शुक्रिया।